अस्सलामुअलैकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के लेक्चर 9 टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं और आपने इस लेक्चर को अच्छे से जो है वो सुनना है, समझना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस है क्या। ये ना एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट बनाती है। कैसे? क्योंकि देखें, इसमें आपको नजर आ रहा होगा टीम वर्क। इसमें टीम अपना काम जो है ना प्लान करती है, टास्क को डिवाइड करती है, फिर डेडलाइन सेट की जाती है और अपनी परफॉर्मेंस को रेगुलरली जो है वो ट्रैक किया जाता है। टीम से हमें क्लियर है कि हर मेंबर की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन फिर बेहतर रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की, ठीक है। और ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी कम होती हैं। तो सिंपली टीएसपी का गोल ये है कि टीम मिलकर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को टाइम पर डिलीवर करे। और जो है ना ये सब इसी वक्त पॉसिबल है जब टीम वर्क जो है वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ हो, ठीक है। अक्सर आपको पता है कि ऐसा होता है कि जो काम टीम में हमारे यहाँ डिवाइड होता है, बस उसका मेन मकसद यही रह जाता है कि एक ही बंदा काम करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस। व्हाट इज द टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस? ये है क्या, ठीक है। बेसिकली सॉफ्टवेयर टीम्स को ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन बनाता है, सेल्फ मैनेज बनाया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। और व्हाट इज द टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस डू? ये जो है ना इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है कि हमारा काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेज रहे, ताकि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर टाइम पर डिलीवर किया जा सके। फिर इसका फोकस जो है वो टीम वर्क इम्प्रूव करना होता है, प्लानिंग क्लियर हो, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना। फिर इसमें जो है वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी होती है, ठीक है। एसपी ये इंश्योर करता है कि टीम जो है ना इस तरह से काम करे कि एरर्स कम हो और प्रोसेस जो है जैसे सीएमएमआई प्रोसेस जो है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन रहे, ठीक है। फिर है द प्रोजेक्ट। अच्छा, अब हम ना एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को देखते हैं ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो कि हम किस बारे में बात करें, ठीक है। आप देखें कि एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, जहाँ मैनेजमेंट और डेवलपमेंट टीम के दरमियान थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। मैनेजमेंट जो स्पेशली मार्केटिंग जो है वो प्रेशर डाल रही है कि जो प्रोडक्ट है उसको सिर्फ यहाँ पे जो मेंशन है 9 मंथ्स में रिलीज किया जाए। लेकिन डेवलपमेंट टीम को जो उनका जो एक्सपीरियंस है ना उसके मुताबिक ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि सिमिलर प्रोजेक्ट पहले 2 साल ले चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम इस सिनेरियो में अगर हम देखें कि आपको प्रोजेक्ट लीड बना दिया जाए, ठीक है, यू हैव बीन आस्क्ड टू लीड द प्रोजेक्ट, व्हाट वुड यू डू? मतलब क्या आप प्रोजेक्ट लेंगे? ये आपका रोल सिर्फ कोडिंग का नहीं होगा, बल्कि डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और बैलेंस क्रिएट करना भी होगा। तो असल में ना ये टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, कैसे रियलिस्टिक प्लानिंग करते हैं और कैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। तो फिर ये बात थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करती है ऑफ कोर्स कि क्या आप ब्लाइंडली मैनेजमेंट की बात मानेंगे कि आप जो है वो टीम लीड बन जाए, ठीक है। बाज दफा ऑफर तो बड़ी आई कैचिंग लग रही होती है, बट उस ऑफर के बहुत सारे हमें जो है ना प्रोस एंड कॉन्स भी देखने होते हैं, ठीक है। अब इसमें ना प्रॉपर एनालिसिस करके स्मार्ट सोल्यूशन आप देंगे कि जैसे फेज रिलीज हो, बेटर प्लानिंग हो, टीम वर्क हो, तो आप मतलब पूरा सोचेंगे। ये नहीं कि ब्लाइंडली आप कह देंगे हाँ भाई 9 मंथ में मैं कर लूंगा। आप इस तरह से कह सकते हैं कि 9 मंथ तो नहीं, लेकिन अगर लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो 2 years उनको लगे कंप्लीट होने में, तो हम जो है वो अपना लाइक 1.4 और 1.5 में इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह की प्लानिंग के साथ, ठीक है। फिर आती है बात योर चॉइसेस की। What do you think of schedule whose date is 9 months?
हाउ डज दिस कंपेयर विथ प्योर प्रोजेक्ट्स, डू यू एग्री? अच्छा देखिए, इसमें ना आपकी डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप माइंडसेट पर है ये सब। आपको ये सोचना है कि 9 मंथ्स का स्केड्यूल रियलिस्टिक है या सिर्फ ये जो है ना प्रेशर का रिजल्ट है। किसने ये डेडलाइन सेट की और क्या ये पास प्रोजेक्ट जो 2 साल ले चुके उनके कंपैरिजन में फिजिबल भी है या नहीं। अब आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं। अब चॉइसेस ये हैं कि या तो बिना सोचे समझे आप उसको एक्सेप्ट कर लें, या कंप्लेन करके फिर भी आप मान जाएं, या फिर ऑनेस्टली बोलें कि काम होगा लेकिन रियलिस्टिक टाइम नहीं होगा, ये नो माँ वाली स्टोरी नहीं हो सकती पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेसिकली ये हाईलाइट किया जा रहा है कि आपका ये डिसीजन है कि प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगा। मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडर वो होता है ना जो ब्लाइंडली कभी भी एग्री नहीं करता। ठीक है, अगर वो ब्लाइंडली एग्री कर ले तो फिर उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं, बल्कि फैक्ट्स और प्लानिंग की बेसिस पर स्मार्ट डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, जिसको जैसे ना एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का आपने सुना होगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ये चीज होती है कि आप कोई भी रिजल्ट तुक्के की बेस पे नहीं कह देते, बल्कि आप प्रॉपर स्टैट्स के थ्रू चेक करते हैं कि हाँ क्या ये चीज है असल में या नहीं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे ना हमारे पास एक डिस्कशन टॉपिक यू हैव बीन आस्क्ड टू लीड द प्रोजेक्ट, व्हाट वुड यू डू। तो ये अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी हम आगे मूव करते हैं। फिर है द प्रोजेक्ट, the proposed schedule for the project was impossible. Tom, the newly appointed manager of the project, and Bob. अच्छा यहाँ पे इस सिचुएशन में ना प्रोजेक्ट का स्केड्यूल, यहाँ पे जो सिचुएशन बताई जा रही है इतना टाइट है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है। प्रोजेक्ट की जो नए मैनेजर है ये टॉम और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बॉब, ये वो दोनों ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए थे कि मैनेजमेंट की तरफ से अनरियलिस्टिक डेडलाइंस दी जा रही थी और सॉफ्टवेयर क्वालिटी पर भी प्रॉपर फोकस नहीं था। दोनों ने ये रियलाइज किया कि अगर इसी तरह काम चलता रहा तो प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बेहतर तरीका जो है ना डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली फैक्ट चेक कर रहे हैं कि हम किस तरह से कोई हम जो है ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी को ढूंढे, जैसे टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं टीएसपी, ताकि प्लानिंग जो है वो बेहतर हो, टीम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो और क्वालिटी भी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। ठीक है, फिर है टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, इसको मैं अगेन आपको डिटेल में बताती हूँ। देखें, टीएसपी ना सॉफ्टवेयर टीम्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो सिर्फ काम ना करें बल्कि एक हाई परफॉर्मेंस टीम बनकर काम करे। इसका जो मेन मकसद है ना वो ये होता है कि टीम अपना काम प्रॉपरली प्लान करे, मैनेजमेंट के साथ रियलिस्टिक कमिटमेंट्स जो है ना निगोशिएट करे। ये नहीं कि वो 5 माह 9 माह वाली बात को सुने, बस हाँ आई कैचिंग सी बात लगी, अच्छी लगी, बटरिंग सुनी तो एग्री कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करके ना उसको फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन तक ले जाए। ठीक है, साथ ही टीएसपी क्वालिटी पर बहुत ज्यादा फोकस करती है ताकि प्रोडक्ट जल्दी भी बने और अच्छा भी हो। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है डेथ मार्च की, ये जो अचीव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस विद द डेथ मार्च एंडिंग। इस सिचुएशन में ना जहां टीम ओवरवर्क, स्ट्रेस और बर्न आउट का जो है ना शिकार हो जाती है उसको अवॉइड करता है, यानी ये जो टीएसपी का प्रोसेस है। ठीक है, यानी स्मार्ट प्लानिंग और टीम वर्क के थ्रू बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव की जाती है, तो टीम यहाँ पे जो है वो एग्जॉस्ट भी नहीं होती टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस के थ्रू। ओके, है टीएसपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ना ये बताया जा रहा है कि टीएसपी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक स्टेप बाय स्टेप आप सामने देख रहे हैं कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो ये एकदम से नहीं अप्लाई होता बल्कि प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू अप्लाई होता है। सबसे पहले टीएसपी को जो है वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फिर सेलेक्ट और थ्री टीम्स, 2-3 टीम सेलेक्ट की जाती हैं ताकि जो एक्सपेरिमेंट है वो कंट्रोल रहे।
फिर ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो ये वाला टॉप डाउन, हम कह सकते हैं कि ये टॉप डाउन होता है। पहले टॉप डाउन से मुराद ये है कि पहले सीनियर मैनेजर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी सपोर्ट प्रॉपर अलाइन रहे। आप उनको छोड़ के भी तो सारा काम नहीं कर सकते ना, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स, फिर टीम मेंबर्स। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊपर वाली मैनेजमेंट समझ नहीं रही होगी कि नीचे इम्प्लीमेंटेशन फेल हो सकती है, ठीक है। जब सब लोग ट्रेन हो जाते हैं ना, तो हर प्रोजेक्ट के स्टार्ट पर एक टीएसपी लॉन्च होता है। ये काम देखिए, इसका ये एक तरह का ना एक स्ट्रक्चर्ड हम कह सकते हैं, ये जो मेंशन है ना किक ऑफ होता है, जहां टीम प्लानिंग करती है, रूल्स को, जो उनके रोल्स होते हैं कि किसका क्या रोल होगा वो डिफाइन किए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं ताकि क्लियर रोड मैप सबको बताओ, ठीक है। उसके बाद जो है ना प्रोजेक्ट के दौरान प्रोसेस को वैल्यूएट और फाइन टोन किया जाता है, यानी कि जो चीजें काम नहीं कर रही उन्हें इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कॉन्टिन्यूस साइकिल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉन्टिन्यूस साइकिल मतलब कि स्लोली और सस्टेनेबल पेस पर इसको एक्सपेंड किया जाता है ताकि टीम्स ओवरलोड ना हो और हर स्टेप जो है ना प्रॉपरली सक्सेसफुल हो, ठीक है। फिर है टीसीपी प्रोडक्ट सूट, प्रोसेस ट्रेनिंग एंड टूल्स। इसमें कुछ चीजें, प्रोसेस नोटबुक, ट्रेनिंग एंड टेक्स्ट बुक्स एंड टूल्स। अच्छा देखें, इसमें ना पूरा ओवरव्यू दिया गया है, यानी वो तमाम चीजें जो टीएसपी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने में हेल्प आउट करती हैं। इसमें कुछ प्रोसेस रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे कि स्क्रिप्ट्स, फॉर्म्स, गाइडलाइंस और रोल्स, डिस्क्रिप्शन जो टीम को स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हैं, ठीक है। साथ ही डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि लोगों के लिए ट्रेनिंग और जो है ना टेक्स्ट बुक हो, एग्जेक्टिव से लेकर इंजीनियर्स तक, ताकि हर बंदा अपना रोल क्लियरली जो है वो समझ सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ टूल्स और एरोहेड को क्या मसला है, अच्छा टूल्स और जो है ना जैसे टीएसपी वर्कबुक है, पीएसपी वर्कबुक, पीएसपी को हम आगे जाके देखेंगे ये क्या है, ठीक है। अभी हम टीएसपी को डिस्कस करें, एंड कोच ट्रेनर वर्कबुक। अब देखिए, ये सब के लिए वर्कबुक्स मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो प्लानिंग, ट्रैकिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है ये जो टीम को ऑर्गेनाइज बनाता है, उनको हर तरह से गाइड करता है ताकि वो सही तरह से काम करें, ओके। द ट्रेनिंग प्रॉब्लम। अब देखें, यहाँ पे ना the cost of training is known, the cost of not training is often ignored। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि लोग ट्रेनिंग की कॉस्ट को तो देख लेते, लेकिन जो ट्रेनिंग ना करने का नुकसान है, जो ट्रेनिंग मतलब उसको वो इग्नोर कर देते हैं। कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे वो कहते हैं हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ट्रेंड है या हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ रखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग मस्ट है, ठीक है। उसका ना करने के बहुत सारे नुकसान आते हैं। टीएसपी एक ऐसी अप्रोच है ना जो मैनेजर्स और डेवलपर्स के काम करने का तरीका जो है वो चेंज करती है। हमने लास्ट में देखा ना कि मैनेजर्स से लेके हर बंदे को वर्कबुक और प्रॉपर चीजें दी जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले तो वो इस प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे। अब जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो वो जो है ना वही पुराना तरीका फॉलो करते रहेंगे, जिससे वही पुराने रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। सिंपली है कि ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है जो बेहतर परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, फिर हमारे पास मैनेजमेंट स्टाइल्स। यहाँ पे ना 3 मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। पहला बॉडी मैनेजमेंट, जहां लोगों को सिर्फ वर्क करने वाले जो ये है ना पीपल एज ऑक्सन दैट मस्ट बी ड्रिवन, डायरेक्टेड एंड मोटिवेटेड थ्रू फियर, यानी कि उनको ये चीज समझकर फियर या प्रेशर से काम करवाया जाता है, ठीक है। फिर है टास्क मैनेजमेंट, जहां लोग मशीन्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं और मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि काम करने का बेहतर तरीका क्या है, ठीक है। वर्कर्स बस उसको फॉलो करते हैं।
तीसरा है नॉलेज मैनेजमेंट. पीपल एज इंडिविजुअल्स एंड नॉलेज वर्कर नोज द बेस्ट वे टू गेट द वर्क डन. अच्छा, ये मॉडर्न अप्रोच है जहां लोगों को इंडिविजुअल्स और एक्सपर्ट समझा जाता है. नॉलेज वर्कर्स खुद बेस्ट तरीका जानते हैं और मैनेजमेंट का रोल सिर्फ मोटिवेट करना होता है, लीड करना होता है, कोच करना होता है. सिंपली सक्सेस के लिए सबसे इफेक्टिव स्टाइल जो है ना, नॉलेज मैनेजमेंट है. ठीक है. नॉलेज वर्क, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक नॉलेज वर्क है. ठीक है. किस तरह से? जहां पे मैनेजर्स डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते. नॉलेज वर्क का रूल ये है कि वर्कर्स मस्ट मैनेज देमसेल्व्स. ठीक है. इसमें डेवलपर्स को मोटिवेटेड रहना, अपने प्लान्स को सही तरह बनाना, कमिटमेंट को नेगोशिएट करना, अपने जो प्लान्स हैं उनको खुद ही ट्रैक करना और क्वालिटी मैनेज करना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब आप वो देखें कि जो बंदा बहुत कमिटेड होगा ना, वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा. जिसके सर पे हमेशा कोई दूसरा खड़ा रहे तो वो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होगा और मतलब उस तरह से अच्छी तरह से काम नहीं हो पाता उसमें. ठीक है. तो डेवलपर का खुद कमिटेड होना बहुत जरूरी है. ये सब टीएसपी जैसे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ना अचीव की जाती हैं, जहां टीम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि प्रोसेस और उसको प्रॉपरली प्रोसेस को ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को अच्छी तरह से समझती है. ठीक है. सिर्फ इसलिए नहीं कि मैनेजमेंट का प्रेशर, बल्कि वो खुद भी काम करने के लिए कमिटेड रहती है. ओके. द प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर्स रोल. लेक्चर को आपने एंड तक सुनना है. ठीक है. ये नहीं कि मैं एक्सप्लेन किए जा रही हूँ और बस इसका मकसद सिर्फ यहीं तक है. ठीक है. फिर है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर्स रोल. प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर का रोल हम देखते हैं. टीएसपी का जो टीम लीडर है ना, वो सिर्फ टास्क असाइन करना नहीं बल्कि टीम को गाइड और मोटिवेट करना भी है. लीडर इंश्योर करता है कि टीम हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर जो है ना, एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट शो करे. ठीक है. हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करे, मैनेजमेंट से सपोर्ट ले सके. साथ ही लीडर टीम को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस करें और अननेसेसरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या प्रेशर से बच सकें. ठीक है. तो टीम लीडर एक फैसिलिटेटर होता है, मेंटोर होता है, शील्ड का काम करता है वो. ठीक है. टीएसपी कोचिंग रोल. कोचिंग का कुछ रूल्स है यहाँ पे. टीएसपी कोचिंग रोल इसमें ना टीम लीडर का रोल अलग होता है. ठीक है. कोचिंग का रोल अलग होता है. दोनों एक साथ काम करते हैं टीम को जो है ना कामयाब बनाने के लिए. कोच का काम होता है टीम को ट्रेन करना और टीएसपी प्रोसेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करना. अब वो टीम लीडर के साथ मिलकर टीम को बहुत स्ट्रांग बनाता है और एक ऑब्जर्वर की तरह गाइड करता है ताकि टीम अपनी मिस्टेक से सीखकर कॉन्टिन्यूसली जो है ना उस काम को इम्प्रूव करे. ठीक है. इसके कंट्रास्ट में जो टीम लीडर होता है उसका फोकस प्रोजेक्ट डिलीवरी पर होता है. वो इंश्योर करता है कि टीम एफिशिएंटली काम करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे. कोच का फोकस अपोजिट है, प्रोजेक्ट को एक लर्निंग ग्राउंड बनाकर टीम को डेवलप करना. ठीक है. तो टीम लीडर प्रोडक्ट बनाता है, कोच टीम बनाता है और दोनों रोल्स मिलकर हाई परफॉर्मेंस जो रिजल्ट होते हैं उनको इंश्योर करते हैं. ओके. है पीएसपी लर्निंग स्टेजेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले ना यहाँ पे हम देखते हैं पीएसपी क्या है. पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस का मतलब एक डेवलपर अपनी वर्किंग को ना एक एल्गोरिथम की तरह इम्प्रूव करता है ताकि वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बन सके. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज अपवर्ड है. ठीक है. पीएसपी 0 स्टार्टिंग पॉइंट, फाउंडेशन लेवल होता है ये. तो इस लेवल पर क्या होता है कि कहाँ है, हाँ ये, इस लेवल पर क्या होता है कि करंट प्रोसेस यूज होता है जो बंदा ऑलरेडी करता है. बेसिक मेजर्स ली जाती हैं, टाइम कितना लगेगा, एरर्स कितने आए. ठीक है. मतलब आप सिर्फ ऑब्जर्व करें मैं कैसे काम करता हूँ, कितना टाइम लगता है, कहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं. ठीक है. इसकी हम अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें ना, तो जैसे आप ना पहली बार अपनी कोई स्टडी रूटीन को ऑब्जर्व करें कि आप 2 घंटे में कितना पढ़ते हैं.
एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक कोई स्लाइड पढ़ते हैं, स्लाइड नहीं सॉरी पीपीटी पढ़ते हैं, या एक कोई लेक्चर कंप्लीट करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर आती है बात PSP 1 की, सॉरी PSP 0.1 की। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ऐड होती है, कोई नई चीजें, कोडिंग स्टैंडर्ड, कोड लिखने का कोई जो है ना तरीके जिसको हम कहते हैं, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट प्रपोजल, फिर साइज मेजरमेंट, कोड कितना बड़ा है, ठीक है। अब सिर्फ आप ऑब्जर्व नहीं करते बल्कि अपना काम इम्प्रूव भी करते हैं, ठीक है। जो PSP 1 है इसमें एस्टिमेशन और टेस्टिंग होती है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इस स्टेज पर साइज एस्टिमेटिंग का प्रोसेस होता है, प्रोजेक्ट कितना बड़ा होगा, टेस्ट रिपोर्ट बनाना, आप पहले ही गेस करते हैं इस प्रोजेक्ट में कितना काम होगा और कितना टाइम लगेगा। जैसे कि कोई पेपर हो ना जब आपका, तो आप पहले ही प्लान कर लें कि सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन को मैं जो है वो 3 दिन में करूंगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं 3 दिन में करूंगी, इस तरह से कुछ, ठीक है। अच्छा, फिर आती है बात PSP 1.1 की। यहाँ पे ना प्लानिंग मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब नई चीजें आती हैं, टास्क प्लानिंग, काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्केड्यूल प्लानिंग, काम कब क्या करना है। अब आप प्रॉपरली यहाँ पे चीजों को प्लान करते हैं, ठीक है, कि कोडिंग का पार्ट, परसों टेस्टिंग, फिर उसके बाद रिवीजन, कुछ इस तरह से, ठीक है। PSP 2 जो है यहाँ से हम कह सकते हैं कि थोड़ी प्रोफेशनल लेवल काम स्टार्ट होता है, कोड रिव्यूज, डिजाइन रिव्यूज, मतलब आप एरर्स बाद में नहीं पहले ही पकड़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कोई टास्क सबमिट करवाना चाह रहे हैं उसको पहले आप चेक कर लें, जैसे हम डिप्लॉयमेंट से पहले काम को चेक कर रहे होते हैं, ओके। PSP 2.1 डिजाइन टेम्पलेट्स, डिजाइन इंप्रूवमेंट, अब मजीद एडवांसमेंट, यानी स्टैंडर्ड डिजाइन यूज करना, मतलब आप रैंडम काम नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन फॉलो करते, ठीक है। फिर है यहाँ पे टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यहाँ पे है आपके पास टीम बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग, प्लानिंग सॉरी। अच्छा, अब आप सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपर नहीं रहते, टीम के साथ काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनली यहाँ इस स्टेज में, ओके। यहाँ पे ये जो चीजें मेंशन है, इंट्रोड्यूसिंग क्वालिटी मैनेजमेंट एंड डिजाइन, इंट्रोड्यूसेस एस्टिमेटिंग एंड प्लानिंग, इंट्रोड्यूसेस मोर डिसिप्लिन इन मेजरमेंट, ये जो है ना प्रोसेस डिसिप्लिन एंड मेजरमेंट है PSP 0 और PSP.1, ये अपना काम मेजर करना और कंट्रोल करना, ये चीज है, ओके। फिर एस्टिमेटिंग एंड प्लानिंग PSP 1 और 1.1 है, काम का प्लान बनाना और टाइम एस्टिमेट करना। क्वालिटी डिजाइन मैनेजमेंट, ये है ना हाई क्वालिटी और क्लीन डिजाइन बनाने की बात हो रही है, ओके। यहाँ पे हमारे पास है द TSP PSP मेजरमेंट फ्रेमवर्क। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ पे आपको 4 चीजें नजर आ रही होंगी, स्केड्यूल, एफर्ट, साइज एंड क्वालिटी। ये ना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब साइज यानी कि हम बात कर रहे होते हैं, सॉरी स्केड्यूल, एफर्ट और साइज और क्वालिटी। सिंपली जब डेवलपर काम करता है ना तो वो सिर्फ कोडिंग नहीं करता, बल्कि ये भी ट्रैक करता है कि कितना जो है वो टाइम लगेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा कितनी जो है वो मेहनत लगेगी, एफर्ट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात होती है कोड कितना बड़ा है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये डेटा प्लानिंग के टाइम एस्टिमेट भी होता है और काम के दौरान भी डायरेक्टली रिकॉर्ड भी किया जाता है। फिर इसी डेटा की हेल्प से प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है ना वो भी चेक होता है, ठीक है, और परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाती है। तो सिंपली आप मेजर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर काम को अपने जो है वो इम्प्रूव करते हैं। एक नॉर्मल डेवलपर से आप फिर प्रोफेशनल डेवलपर बन जाते हैं, ओके। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्वालिटी स्ट्रेटेजी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अक्सर क्वालिटी को इग्नोर कर देती है जब तक टेस्टिंग फेज ना आए, ठीक है। अक्सर जो डिफेक्ट्स होते हैं ना सिर्फ टेस्ट के दौरान या उसके बाद मिलते हैं, जहां उनको फिक्स करना सबसे महंगा और इनएफिशिएंट होता है। इस अप्रोच की वजह से प्रोडक्ट जो है ना डिफेक्टिव होते हैं, अननेसेसरी रीवर्क करना पड़ता है आपको, और डेवलपमेंट कॉस्ट 30 या 40% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ये स्ट्रेटेजी ना अनएक्सपेक्टेड डिले, सिस्टम के फेलियर्स, उसके अलावा सिक्योरिटी
वल्नरेबिलिटीज भी मेजर रीजन बनती है। सिंपली क्वालिटी को रेट चेक करना बहुत कॉस्टली और रिस्की होता है। यानी कि आप कहें कि मैं सारा एक पैराग्राफ लिखूंगा या लिखूंगी और फिर ग्रामर की जो मिस्टेक्स है ना वो मैं एंड पे चेक करूंगी, तो ये एक हम कह सकते हैं ना, आप साथ साथ ही करते रहे, पैराग्राफ नहीं हम चले कह सकते अपना पूरा आपको थीसिस लिख रहे हैं, तो थीसिस के एंड पे आप जो है वो सारी फॉर्मेटिंग वगैरह देखेंगे या कोई इस तरह का काम, ये डायग्राम्स को आप एंड पे देखेंगे तो फिर आपका जो है वो काम मजीद डिले होता है। ऐसा होना चाहिए कि आप उसको साथ साथ ही ठीक करें। सही है। फिर है टेस्टिंग कवरेज। अच्छा, ये ना यहाँ पे जो इसमें जो आपको ग्रीन शेडेड एरिया नजर आ रहा है ना, वो सेफ और टेस्टेड पार्ट को शो कर रहा है। ठीक है, यानी सिस्टम का ये वो सिनेरियो है जहां हमने टेस्टिंग की और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सब ठीक काम करेगा। लेकिन जो आउटर रीजन है जहां ओवरलोड, हार्डवेयर फेलियर, उसके अलावा क्या लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स कंटेंशन, डेटा एरर, ऑपरेटर एरर। देखिए यहाँ पे ना ये अनटेस्टेड या रिस्की सिचुएशंस है, ये जो आउटर रीजन है। मतलब रियल वर्ल्ड में सिस्टम सिर्फ नॉर्मल कंडीशंस में नहीं चलता, कभी लोड ज्यादा हो जाता है, आपको पता है, कभी यूजर गलती करता है या हार्डवेयर फेल हो जाता है। अगर हम इन केसेस को टेस्ट नहीं करते तो सिस्टम आपको पता है कि क्रैश भी हो जाता है। तो मतलब सिंपली जितना हम ज्यादा टेस्टिंग कवरेज जितनी हम करेंगे ना, उतना ही सिस्टम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बहुत सेफली हैंडल करेगा। ठीक है। है टीएसपी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस 1, planning for quality, measuring and tracking quality. TSP quality planning estimates the number of defects injected and removed. अच्छा देखिए यहाँ पे ना टीएसपी क्वालिटी प्लानिंग और ट्रैकिंग, प्लानिंग में आपको पता है कि हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पर एस्टिमेट किया जाता है कि हर फेज में कितने डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल जिसको हम ना सिंपली पैटर्न रिकग्निशन भी कहते हैं कि पुराने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाए ताकि हमें जो न्यू चीजें उनका पहले से ही आइडिया हो। ओके, टूल्स की हेल्प से रिमूवल रेट्स इसमें होते हैं, उसके अलावा रिव्यू रेट्स, टाइम रेशियोज, डिफेक्ट डेंसिटीज। ठीक है, ये कुछ इंडिकेटर्स कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर जो डेवलपर है हर डिफेक्ट को ट्रैक करता है, फिक्स करता है उनको, और क्वालिटी मैनेजर और टीम वर्क रिव्यू किया जाता है। ओके, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बहुत हाई क्वालिटी और प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट कर ले, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फिर है जी क्वालिटी भी इसके थ्रू मेंटेन रहती है। ओके, और टीएसपी प्रोसेस डिफेक्ट्स को प्रिडिक्ट करता है और ट्रैक करता है ताकि सिस्टमैटिकली उसका फोकस रहे उनको फिक्स करने पर। ओके, TSP quality management practices 2. Defect removal filters. Every activity that finds and removes defects can be thought of as a defect removal filter. यहाँ पे ना हर जो एक्टिविटी होती है ना जो डिफेक्ट्स को फाइंड और रिमूव करती है, जैसे रिव्यूज को, इंस्पेक्शंस हैं, कंपाइलर्स हैं, तो एक डिफेक्ट रिमूवल फिल्टर है वो जैसे कि उसकी तरह काम करती है। टीएसपी में मल्टीपल ऐसे फिल्टर्स होते हैं ताकि डिफेक्ट जल्दी पकड़े जा सके। ओके, फिर है कैप्चर रिकैप्चर। इसका यूज करके ना एस्टिमेट किया जाता है कि इंस्पेक्शन से कितने डिफेक्ट जो है वो मिस हो गए। साथ ही जो भी डिफेक्ट सिस्टम टेस्ट या उसके बाद मिलता है ना, उसके एनालिसिस किया जाता है कि फ्यूचर डिफेक्ट्स प्रिवेंट की जा सके। ओके, और डिफेक्टिव मॉड्यूल्स को दोबारा फिर इंस्पेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो टीएसपी डिफेक्ट्स को सिर्फ फिक्स नहीं करती बल्कि उनको उनके दोबारा रिपीट होने को भी रोकती है। ओके, क्वालिटी एंड द टीम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ऑलरेडी आती भी होगी ये सारी क्वालिटी एंड द टीम वाली बात। देखिए, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ डेवलपमेंट टीम की मेहनत से अचीव होता है। टीम को क्वालिटी मैनेज करने के लिए अपने प्रोसेस पर कंट्रोल करना पड़ता है। सही तरह से चीजों को, ये मेंशन है, हैव कंट्रोल ऑफ देयर प्रोसेस, हैव द प्रॉपर डेटा टू ट्रैक क्वालिटी, बी प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड। ऑब्वियसली उनका मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सेल्फ डायरेक्टेड जो टीम मैनेजमेंट स्टाइल है ना,
टीम को एम्पावर करती है कि वो अपनी क्वालिटी खुद मैनेज करें। यहाँ कुछ पहले भी हमने स्लाइड में बात की थी कि नॉलेज वर्क वाली, ठीक है। तो टूल्स और फ्रेमवर्क जैसे कि इंटीग्रेटेड मेजरमेंट फ्रेमवर्क जो होते हैं, अब डेटा प्रोवाइड करते हैं और पीएसपी ट्रेनिंग मोटिवेशन कमिटमेंट इंश्योर करती है। तो क्वालिटी का असल काम जो है ना टीम करती है, और टीएसपी जो है ना इसको हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकली सपोर्ट कर रही होती है। ओके फिर है फेल्ड प्रोजेक्ट्स, सक्सेसफुल, चैलेंज, फेल्ड एंड सोर्स। अच्छा, सक्सेस और फेलियर को यहाँ पे ना हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो टाइम पर, बजट के अंदर और रिक्वायर्ड फीचर्स के मुताबिक जो है वो डिलीवर होते हैं। चैलेंज प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, बजट एक्सीड करते हैं, रिक्वायर्ड फीचर्स कंप्लीट नहीं हो पाते उसमें। फेल प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कंप्लीट होने से पहले कैंसिल हो जाते हैं, यानी डिलीवर होने के बाद या फिर वो यूज ही नहीं होते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सक्सेस का मतलब सिर्फ डिलीवरी नहीं है, बल्कि टाइमली, बजट फ्रेंडली और फुली फंक्शनल डिलीवरी है। ओके, व्हाट मेक्स टीम फेल्स? अब टीम्स फेल क्यों होती हैं? ये तो सबसे हमें पता है कि टीम फेल इसलिए होती है कि यहाँ पे ना प्रोजेक्ट जो है वो लेट स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर डिमांड इम्पॉसिबल स्केड्यूल्स, यानी टीम उसमें ना कुछ इम्पॉसिबल स्केड्यूल्स इम्पोज किए जाते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो अंडर स्टाफ होता है, यानी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और उसमें स्टाफ मेंबर्स ही थोड़े से। सिर्फ स्केड्यूल पर फोकस किया जाए, क्वालिटी मैनेजमेंट ना की जाए, टीम वर्क की कमी हो, ठीक है। उसके अलावा फेलियर अक्सर प्लानिंग, रिसोर्सेज, क्वालिटी और कोलैबोरेशन की कमी की वजह से होता है। सही है। टीएसपी प्रोसेस स्ट्रक्चर। अच्छा, टीएसपी प्रोसेस स्ट्रक्चर एक टीम सेंटर्ड होता है। ये हर टीएसपी प्रोजेक्ट जो है ना ये कुछ साइकिल्स में डिवाइड किया जाता है। हर साइकिल का एक स्टार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये लॉन्च या रीलॉन्च, ठीक है। और इससे ना ये लॉन्च या रीलॉन्च से ये जो है ना एंड तक जाता है। यहाँ पे है प्रोजेक्ट पोस्ट मॉर्टम रिव्यू से, जहां से टीम एनालाइज करती है कि क्या अच्छा हुआ और क्या इम्प्रूव क्या करना है हमने। तो हर साइकिल का जो कंटेंट है ना वो टीम डिसाइड करती है, मतलब टीम अपने प्रायोरिटीज और गोल्स के हिसाब से प्लानिंग करती है। टीएसपी भी लाइफ साइकिल मॉडल के साथ जो है वो कंपैटिबल है। कैसे? देखिए, जैसे चाहे वाटरफॉल हो ना, तो अगर हम बात करें या वाटरफॉल है या इंक्रीमेंटल है या फिर हम बात करें एजाइल मॉडल की, तो प्रोजेक्ट्स टीएसपी के साथ किसी भी लाइफ साइकिल फेज से स्टार्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। टीएसपी का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट जो आपका प्रोसेस है वो स्ट्रक्चर हो, फ्लेक्सिबल भी हो, बिजनेस और टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, ताकि जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो हाई क्वालिटी डिलीवर हो। ऐसे नहीं कि बस डिलीवर हो गया। ओके, टीएसपी लॉन्च प्रोसेस। टीएसपी लॉन्च प्रोसेस ना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और ये हम कहते हैं कि क्रूशियल इनिशियल स्टेप है। लॉन्च प्रोसेस में वो सब एसेंशियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं जो नॉर्मली प्रोजेक्ट के दौरान जब जरूरत हो तब हैंडल की जाती हैं, और अक्सर ये लेट भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स प्रिवेंट नहीं होती फिर, और अनएक्सपेक्टेड डिलेज आते हैं। ये ठीक है। टीएसपी लॉन्च जो है ना इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सॉरी। अच्छा, जैसे है क्विकली परफॉर्म, ये डू द वर्क एज क्विकली एज प्रैक्टिकल, मतलब आप जितना जल्दी कर सकें काम को, ठीक है, लेकिन थोड़ा होना चाहिए, मतलब काम की क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी जो फॉर्मेलिटीज हैं उनमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना। इसमें पहले से किए गए काम को रीयूज करना इनकरेज किया जाता है, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए और प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा स्मूथ हो, ठीक है। तो लॉन्च प्रोसेस जो होता है ना वो क्या करता है बेसिकली कि वो ऑर्गेनाइज करता है चीजों को, ठीक है,
रोल्स और प्लान्स को क्लियर करता है, फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है लॉन्च प्रोसेस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीएसपी लॉन्च। इसमें टीएसपी लॉन्च के जो की प्रोसेसेस हैं, सिर्फ इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना नहीं होता, बल्कि इसका जो मकसद है ना, प्रोफेशनल्स को अपने पर्सनल वर्क का कंट्रोल भी देना है। कैसे? हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। ठीक है, साथ ही ये टीम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, enable teams to produce processes and plans the best fit their needs. Those that do the work on the process make the plans and make the commitments. अच्छा देखें, प्रोफेशनल्स अपने जो पर्सनल वर्क है ना, उनको अगर हम कंट्रोल देते हैं तो अब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा जब उसको कंट्रोल मिलेगा। टीम इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है ताकि हर बंदे की जो इंडिविजुअल एक्सीलेंस है उसको सपोर्ट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए, ताकि हर मेंबर जो है ना अपने स्किल्स और एफर्ट्स का मैक्सिमम यूज करे। ठीक है, टीएसपी लॉन्च के थ्रू टीम्स अपने जो प्रोसेस हैं उनको खुद प्लान डिजाइन करें, और ताकि जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स है जो प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उनको बेहतर लग रही है वो उसको इम्पोज करें वहां पे। ठीक है, ना कि एक्सटर्नल किसी बंदे की इम्पोजमेंट वहां पे चले। अब ये प्रिंसिपल जो है ना, ये काम करता है कि प्रोसेस का ऑनर भी होता है वही बंदा। ठीक है, तो वो अपने प्लान्स बनाता है, कमिटमेंट्स लेता है। मतलब टीएसपी लॉन्च सिर्फ प्लानिंग नहीं है, बल्कि कमिटमेंट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि जो ये बेसिकली ये चीज इंश्योर करता है ना कि टीम और इंडिविजुअल दोनों फुली रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। ठीक है, द टीएसपी लॉन्च प्रोडक्ट्स इन द लॉन्च प्रोडक्ट्स यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन है। और फिर इन द लॉन्च इन द रीलॉन्च वर्कशॉप्स द टीम डेवलप्स अ स्टैंडर्ड सूट ऑफ लॉन्च प्रोडक्ट्स। These launch products provide a solid foundation, sound basis for। अच्छा देखें, यहाँ पे ना टीएसपी लॉन्च और रीलॉन्च वर्कशॉप्स के दौरान टीम को स्टैंडर्ड सूट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और ये जो डेवलप ये इस तरह से डेवलप किया जाता है कि प्रोजेक्ट के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो। कैसे? अब ये जो लॉन्च प्रोडक्ट्स है ना, ये लॉन्च प्रोजेक्ट सिर्फ प्लानिंग के लिए नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट को गाइड और ट्रैक करने के लिए भी है। ठीक है, टीम के गोल्स को डॉक्यूमेंट करना, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हो ताकि सब मेंबर्स अलाइन रहें, टीम मेंबर रोल असाइनमेंट्स, हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। अब फिर है इन्वेंट्री ऑफ प्रोसेसेस, यूज होने वाले मेथड्स और प्रोसीजर्स का रिकॉर्ड होना चाहिए, इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। ठीक है, मेजरेबल क्वालिटी प्लान, क्वालिटी को ट्रैक करना। ठीक है, उसको इंश्योर करने के लिए प्लान होता है। फैसिलिटीज सपोर्ट प्लान, मतलब टूल सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट का प्लान। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का एक हाई लेवल रोड मैप होता है। ये डिटेल्ड नेक्स्ट फेज टीम प्लानिंग, इसमें जैसे अगले फेज के लिए टीम को जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है। इंडिविजुअल प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फेज, हर मेंबर का पर्सनल टास्क और टाइमलाइन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। कंसोलिडेटेड टीम प्लान, और जो इंडिविजुअल प्लान है ना उनको इंटीग्रेट करना। फिर है प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट, पोटेंशियल रिस्क और उनकी जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज है ना उनका रिकॉर्ड। तो टीएसपी लॉन्च प्रोडक्ट्स टीम्स को उनके रोल्स को क्लियर बनाती है और क्वालिटी को इंश्योर करती है। ठीक है, फिर है द टीएसपी लॉन्च प्रोसेस, द टीएसपी सॉरी टीएसपी बार बार मैं कह रही हूँ। अच्छा, टीएसपी लॉन्च प्रोसेस में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम है, और यहाँ पे ना ये प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है कि जो प्लानिंग आर्टिफैक्ट्स है उनको प्रोड्यूस करे, जैसे कि गोल्स। ठीक है, वन यहाँ पे गोल्स, फिर रोल्स, फिर टास्क प्लानिंग। ओके, फिर उसमें आ जाती हैं चीजें माइलस्टोन्स, क्वालिटी, रिस्क मिटिगेशन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम ये है कि टीम फुली जो है वो कमिटेड हो जाती है, यानी हर मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, अपने प्लान्स और कमिटमेंट्स के खुद ही वो मालिक होता है। ठीक है, तो
प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए ना उसको मोटिवेटेड भी रहना चाहिए। तो लॉन्च प्रोसेस सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता, बल्कि डेडिकेटेड और अकाउंटेबल टीम क्रिएट करता है। ओके, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं एक्सप्लेन कर रही। ऑलरेडी हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो गया आई गेस। है टीएसपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी। अच्छा, जो इम्प्लीमेंटेशन है ना इसमें, ये थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ग्रेजुअल और कंट्रोल्ड होती है, ना कि एकदम से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन को प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट या टीम बाय टीम किया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि इनिशियल लर्निंग और इम्प्रूवमेंट्स मैनेजेबल रहें। प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि ट्रेन द टीम मेंबर्स एंड देयर मैनेजर्स, लॉन्च these teams with TSP, evaluate and fine tune। मतलब शुरू में 2-3 टीम्स चूज की जाती हैं, ठीक है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, टीम मेंबर्स और उनके मैनेजर्स दोनों को ट्रेन किया जाता है ताकि सब लोग प्रोसेस और एक्सपेक्टेशंस को समझ सके। फिर डीएसपी लॉन्च का काम आता है, ट्रेन टीम्स का स्ट्रक्चर्ड लॉन्च होती है जहां प्लानिंग, रोल्स, गोल्स और कमिटमेंट सेट की जाती हैं। फिर फाइन टोन की जो बात है ना, इसमें प्रोजेक्ट के दौरान प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जाती है और इम्प्रूवमेंट्स को फिर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले ट्रेनिंग से लेकर आप जो है ना लॉन्च तक सिर्फ आपको 1 महीना लगता है। ठीक है, यानी रिजल्ट्स जल्दी देखने को मिलते हैं, और जैसे ही इनिशियल टीम सक्सेसफुल हो जाती है ना, तो ये साइकिल फिर रिपीट होता है उसी तरह से, फिर इसको मजीद एक्सपेंड किया जाता है, और फिर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली टीएसपी के बेनिफिट्स का प्रॉपर एडवांटेज लेती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टीएसपी अडॉप्शन के बारे में। ये लास्ट स्लाइड हमारी। देखिए, जो कोई इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज है ना, यहाँ पे आपको सबके नाम नजर आ रहे होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एडोब है, ओरेकल है, तोशिबा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है टीएसपी की, जो कि डिसिप्लिन, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, स्ट्रक्चर, प्लानिंग और क्वालिटी फोकस टीम वर्क जो है ना इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, तो टीएसपी जैसी अप्रोचेस सिर्फ हमें एकेडमिक जो हमारी लाइफ होती है वो नहीं है, बल्कि सक्सेसफुल कंपनीज की एक हम कह सकते हैं कि ये प्रूवन प्रैक्टिस है, वो इसको यूज करती हैं। ठीक है, और यूज करने के बाद सक्सेसफुल जो है ना अपना नाम बनाती हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।